एपिसोड 61 पियानो थीफ वीस प्रिंस ओव। अयान सालों बाद अपने घर लौटा था। उसे अपने और मीरा के रिश्ते की बात अपने घर वालों से करनी थी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ऊपर की मंजिल पर संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अयान के मन में हलचल थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो सोच रहा था, क्या घर वालों को सब कुछ पता चल गया है या कुछ और। जैसे ही वो लैंडिंग पर पहुंचा, दाईं ओर खुले कमरे से सुनहरी रोशनी झलक रही थी। वहीं खड़ी थी उसकी मां वीना सिंह अरोड़ा, मुंबई के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और एलिगेंट महिलाओं में से एक। उनके पहनावे, उनके चाल और उनकी आंखों की चमक से ही ये साफ था कि वो सिर्फ किसी बिजनेस घराने की बहू नहीं थी, बल्कि इस घर की असली रॉयल क्वीन थी। वीना ने अयान की ओर देखते ही एक सिल्क बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, पहन लो, आज की पार्टी बेहद खास है। ये सजावट आज शाम होने जा रही बिजनेस पार्टी के लिए हुई थी। और अयान न जाने क्या क्या सोच रहा था। अयान ने बॉक्स खोला। काले और गहरे मरीन ब्लू के शेड में एक शानदार टक्सीडो सूट, सिल्वर कफलिंग्स और इटली की पॉलिश्ड शूज। लेकिन अयान वहीं रुक गया। मॉम, उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वीना ने बिना पलटे अपनी डायमंड क्लिप से बाल ठीक करते हुए जवाब दिया। अयान, अभी नहीं। लेकिन मॉम, ये बहुत ज़रूरी है। अब वीना उसकी ओर मुड़ी, आंखों में थोड़ी सी सख्ती और हल्की मुस्कान के साथ। ज़रूरी बातें भी सही वक्त पर होती हैं बेटा। अभी नीचे तुम्हारे पिता का प्रेस क्लाइंट से इंट्रोडक्शन है, प्रेस आने वाली है इंटरव्यू के लिए। और मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा वहां बिल्कुल परफेक्ट लगे। फिर उन्होंने अयान के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से बोली, पार्टी के बाद बात करते हैं, वादा रहा। अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। वो जानता था कि उसकी मां के लिए वक्त की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। और जब वो कहती हैं बात होगी, तो होती ज़रूर है, लेकिन उनके तरीके से। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। महलनुमा उस बंगले में चांदनी सी रोशनी बिखरी थी। हर कोना झूमर की तरह जगमगा रहा था। हर दीवार पर रॉयल आर्ट, हर टेबल पर फ्रेश फ्लावर्स की सजावट और हर मेहमान के चेहरे पर एक तरह की हैरानी और तारीफ दोनों थी। क्या बात है अरोड़ा फैमिली की, कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। इतनी बड़ी पार्टी, और देखो स्टाइल, हर चीज़ रॉयल है। हाँ भाई, मुंबई को सबसे बड़ी फैमिली है तो ठाट बाट भी तो ऐसे ही होंगे। लेकिन मैंने सुन है इनकी फैमिली में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, लोग तो बातें बनाते ही है। ऐसे ही चर्चाओं का शोर, हल्की क्लासिकल म्यूजिक की धुन और सजी धजी महफिल के बीच अयान लोगों से बातें कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। गेट की तरफ से एक धीमा लेकिन साफ, सलीकेदार और संजीदा स्वर। प्लीज़ सर, आप समझिए, मैं इनवाइटेड हूँ। मेरा नाम गेस्ट लिस्ट में होगा। ज़रा एक बार देख लीजिए। मैं किसी तरह का तमाशा नहीं करना चाहती। अयान का ध्यान उधर गया। उसने गर्दन मोड़ी, गेट की तरफ देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सादी लेकिन शालीन ड्रेस में, चेहरे पर हल्की परेशानी, लेकिन बात करने का तरीका बेहद तहजीब से भरा। उसकी आंखों में आत्मसम्मान था और आवाज़ में यकीन। गेट के दोनों गार्ड्स थोड़े असमंजस में थे, शायद उन्हें गेस्ट लिस्ट में नाम नहीं दिखा या वो पहचान नहीं पाए थे। लेकिन उस औरत का अंदाज ऐसा नहीं था कि कोई उसे दरकिनार कर दे। अयान का माथा हल्का सा सिकुड़ा। कौन है ये? और जैसे ही वो कदम बढ़ाने लगा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो चेहरा उसने कहीं देखा है। पार्वती जी, अयान ने हल्का सा बुदबुदाता। गेट पर कोई और नहीं बल्कि पर्वतों खड़ी थी। गेट पर खड़ी पार्वती जी की आंखों में वही संयम था, वही शांति जो कई महीने पहले अयान ने पहली बार देखी थी, जब वो गुस्से में जल रहा था और उन्होंने उसे सिर्फ एक लाइन में रोक दिया था, किसी से बदला लेने से उसका नहीं, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। आज वही पार्वती जी उसी सौम्य मुस्कान और गरिमा में चाल के साथ गेट पर खड़ी थीं। उनके साथ खड़ी एक लड़की 17 साल की, घने बाल, आंखों में झल्लाहट, चेहरे पर उलझन। उसकी बेटी पिया थी। पिया का हर हाव भाव कह रहा था कि उसे ये जगह पसंद नहीं, ये चमक दमक, ये अमीरों की दुनिया, ये बनावटी चेहरे, कुछ नहीं भाया उसे। मम्मी, हमें नहीं आना चाहिए था, उसने धीमे लेकिन चिढ़े हुए लहजे में कहा। इन लोगों को हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें सिर्फ दिखावा चाहिए। पार्वती जी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ गार्ड की तरफ देखा। और तभी पार्वती जी, एक सजीले सूट में, तेज चाल चलता अयान अरोड़ा खुद उनके सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे पर सच्ची मुस्कान, आंखों में सम्मान। आप यहाँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उसने आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए, जैसे कोई अपना बहुत पुराना रिश्ता फिर से जी रहा हो। फिर अयान की नज़र पिया पर गई। वो अब भी थोड़ी तिरछी नज़रों से इस रौनक को देख रही थी। उसकी भूरी आंखों में सवाल थे, जैसे पूछ रही हो, तुम भी बाकी सब जैसे हो क्या? हाय, आई एम अयान। उसने हाथ बढ़ाया। पिया ने हाथ नहीं मिलाया, बस गर्दन हल्के से झटक कर बोली, मेरा नाम पिया है। उसमें मुंह बनाते हुए बोला। इसकी हरकत देख पार्वती फौरन हरकत में आती हुई बोली, पिया, बड़े हैं तुमसे नमस्ते करो। लेकिन उसने फिर से मुंह बनाते हुए नमस्ते किया।
नमस्ते मिस्टर अयान। पिया बड़े हैं तुमसे भैया कहो बेटा, पार्वती जी ने हल्के से कहा, लेकिन पिया को यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसका गुस्सा वो सामने खड़े अयान पर निकाल रही थी। इसकी इस हरकत वो पर हंस पड़ा। फिर अयान ने हल्के से हंसते हुए पार्वती जी की तरफ देखा। शायद आपकी बेटी को मेरा घर पसंद नहीं आया। ये तुम्हारा घर है? पार्वती ने चौंकते हुए बोला। जी हाँ प्लीज़ अंदर आइए, आयन ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। और बताइए कैसे आना हुआ? अयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो एक्चुअली मुझे यहाँ त्रिपाठी साहब ने बुलाया है, मुझे उनसे अपने काम की बात करनी थी, पार्वती जी ने विनम्रता के साथ जवाब दिया। पार्वती जी, जिनकी लेखनी में समाज की धड़कन बसती थी और जिनकी किताबें छोटे कस्बों के सच को शब्दों में ढाल देती थीं, आज इस पार्टी में शिरकत कर रही थीं, लेकिन ग्लैमर के लिए नहीं। वो तो बस एक सपना पूरा करने आई थी, अपनी किताब को एक बड़ा मंच दिलाने का सपना। दरअसल उन्हें इस पार्टी में बुलाया था त्रिपाठी साहब ने। विनीत त्रिपाठी, देश के जाने माने पब्लिशर, जो इस पार्टी में बतौर खास मेहमान आमंत्रित थे। उन्होंने ही कुछ हफ्ते पहले पार्वती जी की पांडुलिपि पढ़ी थी, धूप की परछाइयाँ, और वो उसकी भाषा, उसके असर और उसकी गहराई से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने फ़ोन पर पार्वती जी से कहा था, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, आपके लिए अलग से वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर आप आज शाम मुझे एक पार्टी में मिल जाएं तो हम दोनों का काम आसान हो जाएगा। और आज वही शाम थी। इस रॉयल पार्टी के शोर में एक शांत कोना था, जहां त्रिपाठी साहब अयान से कुछ कदम दूर पार्वती जी का इंतजार कर रहे थे। अयान को देखकर त्रिपाठी साहब मुस्कराए और बोले, मुझे नहीं पता था आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अयान ने सिर झुकाया। जानता हूँ क्या, इनसे ही तो मैंने जीना सीखा है। अच्छा, आखिर आपके शब्दों का जादू यहाँ भी बिखरा हुआ है पार्वती जी, त्रिपाठी साहब ने तारीफ करते हुए कहा। जिस पर पार्वती मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी की चकाचौंध, चमकते झूमर, संगीत की हल्की लहरें, और इस सब के बीच एक कोने में पिया सादगी में लिपटी शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि ये माहौल उसके मिजाज का नहीं था। वो न तो महंगे कपड़ों से प्रभावित थी, न ही लोगों की दिखावटी मुस्कानों से। उसकी आंखों में एक अलग ही नाराजगी थी, दुनिया की उस व्यवस्था से जहां अमीरी को ही अहमियत दी जाती है। उधर पार्वती जी और त्रिपाठी साहब गहरे साहित्यिक संवाद में व्यस्त थे। अयान कुछ दूरी से ये सब देख रहा था। उसकी नज़र पिया पर जा ठहरी। वो अकेली खड़ी थी, लेकिन वो तन्हा नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे पूरी भीड़ से अलग, अपने ही सवालों में उलझी हुई थी। अयान ने एक गहरी सांस ली और उसके पास आया, धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, क्या पार्टी वाकई में बोर लग रही है? पिया ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी संकोच, थोड़ी चिढ़ से भरी आंखों से। मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती जहां लोग दिखावे के लिए मुस्कुराते हैं और दर्द के लिए आंखें मूंद लेते हैं। अयान उसकी सच्चाई से चौंका नहीं, उसे यही उम्मीद थी। उसे देखकर उसने गेट पर अंदाजा लगा लिया था को जरूर ये भी इस दुनिया से सताई हुई लोगों में से एक है। वो हल्का सा हंसा। कभी कभी इस चमक के पीछे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सच्चे होते हैं, बस ढूंढने आना चाहिए। जैसे? पिया ने सवालों भरी नजरों से अयान को घेरते हुए कहा। जैसे मैं, हम दोस्त बना सकते हैं, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। पिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अयान ने अगला सवाल किया, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? अयान भी उसकी उम्र के हिसाब से उससे बातें कर रहा था, ताकि उसका मन बहला सके। पिया में थोड़ा सोचकर जवाब दिया, पियानो बजाना बहुत पसंद है, पर मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास है, तुम बजाना चाहोगी? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पिया ने क्यूरियोसिटी के साथ कहा। चलो फिर, ये कहते हुए अयान इसे अपने रूम में ले गया। पार्टी का शोर पीछे छूट चुका था। अयान पिया को लेकर एक साइड कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे में आया, जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। जैसे ही उसने भारी दरवाज़ा खोला, एक ठंडी सी हवा की लहर कमरे में तैर गई। कमरा रॉयल था, दीवारों पर पुराने संगीतकारों की तस्वीरें, लकड़ी से बनी अलमारियों में सजे वायलिन, हारमोनियम, गिटार, तबला और कोनों में रखे म्यूजिक स्पीकर्स। लेकिन इन सब के बीच एक कोना पूरे कमरे पर भारी था, एक सफ़ेद ग्रैंड पियानो, जो यूं चमक रहा था जैसे बरसों से किसी के स्पर्श का इंतजार कर रहा हो। पिया की आंखें जैसे थम गईं उस पियानो पर। ये सब आपका है? उसने धीमे से पूछा। अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ ये सब मेरा है, लेकिन हर चाहो तो तुम्हारा भी हो सकता है। ये सुनकर पिया की आंखों में चमक आ गई। पिया आगे बढ़ी, एकदम धीरे, जैसे कोई मंदिर में कदम रखता है। उसने उंगलियां पियानो पर रखीं और धीरे से एक धुन छेड़ी, हल्की, मीठी, थोड़ी उदास, मगर दिल को छू लेने वाली। कमरे का माहौल गूंज उठा, जैसे दीवारें भी उस धुन को पहचानती हों। अयान पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन हो गया था, उसने पिया को सिर्फ एक म्यूजिक रूम नहीं दिया, बल्कि उसका खोया हुआ सुकून दिया था। पिया पियानो बजा रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने पिया को इशारा करते हुए कहा, मैं बस अभी आया। कॉल वीना की थी। बेटा अयान, प्रेस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है, वीना ने जल्दबाजी में कहा। अयान ने सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी माँ वीना को देखा, जो पल वाइट सिल्क साड़ी में बेहद रॉयल लग रही थीं। उनके पास एक इवेंट कोऑर्डिनेटर और मीडिया हेड खड़े थे।
उन्होंने अयान को नीचे आने का इशारा किया। वीना के बगल में सत्येंद्र, राजीव और उनके साथ मीनाक्षी खड़ी थी। इनके बीच में शक्ति सिंह अरोड़ा परिवार के मुख्य और उनके बराबर में घर के छोटे बेटे हेमंत और उनकी पत्नी सरला खड़ी थी। सरला का नाम जितना सरल था वो उतनी ही अड़ियल भी थी। सभी का फोटो शूट हो रहा था। अयान भी इसका हिस्सा बन गया। प्रेस फोटो के साथ कई सवाल के रही थी, जिसका जवाब अयान बहुत ही मैच्योरिटी के साथ दे रहा था। हॉल की रोशनी जगमगा रही थी। कैमरों की फ्लैश, मीडिया के सवाल और अरोड़ा परिवार की मौजूदगी, सब कुछ एक रॉयल माहौल में डूबा हुआ था। अयान प्रेस के सवालों का मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था। उसके बगल में खड़ी थी उसकी माँ वीना, पिता सत्येंद्र, बुआ मीनाक्षी और पूरा खानदान। सबका अंदाज मानो ये कह रहा हो हमसे ऊपर कोई नहीं। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा था जो धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगा था। वो थी पार्वती। आज उन्हें पता चला था कि अयान अरोड़ा परिवार का बड़ा बेटा है। वो जिस अयान को अब तक एक साधारण लेकिन समझदार लड़का समझती थी, वो इस महल जैसे घर का, इस अमीरी और ताकत वाले परिवार का वारिस निकला। ये अयान अरोड़ा नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसके दिल में जैसे कोई भूचाल आ गया। पल भर में उसके दिमाग में बीते हुए तमाम लम्हे घूम गए। पार्वती की सांसें अब तेज हो रही थीं। मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं, ये दुनिया मेरी नहीं है। उन्होंने इधर उधर देखा। लोग अब भी अयान की तारीफ में लगे थे। कोई उसकी माँ से सवाल कर रहा था, कोई पापा से इंटरव्यू ले रहा था। पर पार्वती को अब किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। पिया, पिया कहाँ है? उसकी आंखें हॉल के हर कोने में घूमी, लेकिन पिया कहीं नहीं दिख रही थी। बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। पिया पियानो के साथ अपनी दुनिया में मग्न थी। आंखें बंद, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। शायद फिर से जीने की कोशिश कर रही हो। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। चमकते जूते, सिल्की वाइन कलर की शर्ट, गले में पतला सोने का चेन, एक स्मार्ट लड़का अंदर आया। ओह, तो ये है वो गेस्ट जिसकी आवाज़ ने मुझे यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया है। उद्धरण चिन्ह, उसने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा। पिया ने चौंककर पीछे देखा। उसके सामने खड़ा था युवी, यानी युवराज सिंह अरोड़ा, हेमंत और सरला का एकलौता बेटा, और अयान का कज़न। एक्सक्यूज़ मी, पिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। युवी थोड़ी एक्टिंग में उतर आया, कंधे उचकाते हुए बोला, मैं तो सोच रहा था कोई परी पियानो बजा रही है, पर पास आकर देखा तो वाकई परी ही है। पिया ने आंखें तरेरी। आप कौन हैं? और इस तरह बिना पूछे कमरे में आना क्या मन्ना होता है? युवी ने थोड़ा झुककर आधा मजाकिया आधा ड्रामेटिक स्टाइल में कहा। माफ़ कीजिए हसीन हसीना, नाम है युवराज, दुनिया प्यार से युवी कहती है, और ये रूम मेरे ब्रो का है। पिया ने हल्के गुस्से में कहा। तो क्या हुआ? मैं भी गेस्ट हूँ, और मैं यहाँ बिना किसी की प्रॉपर्टी पर दावा किए सिर्फ पियानो बजा रही थी। युवी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह घुसपैठिए भी, अगर इतनी खूबसूरत धुन बजाएं तो हम हर रोज़ ऐसी चोरी होने दें। पिया को अब थोड़ी खींच आने लगी थी। उसने खड़े होकर कहा, देखिए मिस्टर युवी, आप मुझे चोर नहीं कह सकते हैं। युवी की हंसी हल्की सी रुकी, फिर थोड़ा संजीदा होकर बोला, इंटरेस्टिंग, पहली बार किसी चोर को इस तरह सीना जोरी करते हुए देख रहा हूँ। नॉट बैड। अब जब तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई हो तो बताओ क्या सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सज़ा यही दूं या नीचे सबके सामने? युवी ने सीरियस टोन में 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा। क्या सज़ा देगा युवी पिया को? क्या पार्वती उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँचेंगी? आखिर पार्वती किस बात से परेशान है? अयान और उसकी फैमिली से पार्वती का क्या रिश्ता है? एपिसोड 62 हु इज़ द रियल डीडी। पिया और युवी की बहस चल रही थी। वो पिया को चोर समझ रहा था और उसे सज़ा देना चाहता था। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि पार्वती उसे ढूंढते हुए अयान के रूम में पहुंच गई जहां पिया थी, और साथ ही युवी था। कमरे के दरवाजे पर खड़ी पार्वती का दिल कांप गया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही युवी और पिया दोनों पलटे। पिया, चलो यहाँ से, पार्वती ने गंभीर और संयमित लहजे में कहा। पिया ने माँ को देखा। चेहरे पर झुंझलाहट थी, लेकिन माँ की आंखों की गंभीरता ने उसके अंदर का तूफान थाम लिया। माँ, मैं सिर्फ म्यूजिक रूम में थी। पिया धीरे से, बेटा ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो हमें यहाँ और नहीं रुकना, पार्वती ने नर्म मगर दृढ़ आवाज़ में कहा। युवी ने पलटकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन पार्वती की आंखों में ऐसा सुकून और ठहराव था कि वो चुप रह गया। पिया ने कुछ पल की झिझक के बाद माँ का हाथ थामा। माँ बेटी एक साथ बाहर निकलीं, और युवी बस उन्हें जाते देखता रह गया। उसकी आंखों में पिया का चेहरा था, एक हल्की सी झुंझलाहट और शायद थोड़ी दिलचस्पी। वकाई कुछ तो खास था इस लकड़ी में, युवी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। विला से बाहर निकलते हुए पार्वती के दिमाग में वो सालों पहले की सारी यादें ताज़ा हो गई थी। सच ये था, पार्वती के पति एक ज़माने में सिंघानिया ग्रुप के मालिक और बेहद ज़हीन बिजनेसमैन थे। उनके नाम पर ही वो बस्ती बनी थी जहां अयान ने सिंघानिया नाम का बोर्ड देखा था।
लेकिन उसके दादाजी ने कबीर से उसे झूठी कहानी सुनाने के लिए कहकर उस बात को वही दफन कर दिया था। सिंघानिया की तरक्की, उनका नाम और उनका असर कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था, और ये कुछ लोग और कोई नहीं, डीडी और अरोड़ा परिवार के सारे मर्द थे। सत्येंद्र अरोड़ा से लेकर उनके छोटे भाई, यहाँ तक कि बेहद चालाक फूफा राजेश भी। सब ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें पार्वती का पति धीरे धीरे बर्बादी की तरफ धकेला गया। डीडी के हाथों की राजनीति और अरोड़ा खानदान की ताकत, दोनों ने मिलकर उसे व्यापार से बाहर किया, बदनाम किया, और फिर एक रात उसकी हादसे में हुई मौत के पीछे की परछाइयां भी मिटा दीं। पार्वती जानती थी ये सब, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। उसमें बदले की आग में अपने 3 साल के बेटे को खो दिया। उसके पास कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप रही, 20 साल तक चुप। लेकिन आज जब उसने अयान को अरोड़ा परिवार के साथ एक ही स्टेज पर खड़ा देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो लड़का जिसने उसे इंसानियत सिखाई थी, वो लड़का जो उसकी बेटी को हंसाना जानता था, वो उसी खानदान का हिस्सा था जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली थी। अब वो बस एक चीज़ जानती थी, सच कितना भी पुराना हो वो लौटता है, और जब लौटता है तो बहुत कुछ जलाकर जाता है। थोड़ी देर बाद जब अयान मीडिया इंटरव्यू और फैमिली फोटो से फारिग हुआ, तभी अचानक उसे पिया की याद आई। उसे याद आया कि वो उसे ऊपर वाले रूम में पियानो के पास छोड़ आया था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसी रूम की तरफ गया। दरवाज़ा आधा खुला था, लेकिन अंदर झांकते ही उसका माथा सिकुड़ गया। रूम खाली था। पियानो अब भी अपनी जगह खामोश खड़ा था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। अयान ने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाईं और फुसफुसाया, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है वो? ये सवाल उसके जहन में घूमता रहा। वो तेज कदमों से नीचे लौटा। लॉन में देखा, मेहमान अब भी पार्टी में मशगूल थे। प्रेस अपना कैमरा समेट रही थी, लेकिन वहां न पार्वती जी थी, न पिया। उसकी नज़र त्रिपाठी साहब पर पड़ी। वो अकेले खड़े थे किसी गेस्ट से बात करते हुए। अयान को पूरा यकीन हो गया, शायद वो जा चुकी हैं, लेकिन बिना बताए क्यों? ये सवाल अयान के जहन में घर कर गया। अयान लॉन के एक कोने में खामोशी से खड़ा था। भीड़, लाइट्स, कैमरे, हर तरफ चकाचौंध थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सन्नाटा था। पिया और पार्वती जी का यूं बिना कुछ कहे चले जाना उसे बेचैन कर गया था। तभी उसकी नज़र सामने से आती एक लड़की पर पड़ी। नीले रॉयल ब्लू गाउन में, खुले बालों के साथ, गजब की कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कान उसकी ओर बढ़ रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अरोरा, उसने आते ही बड़ी नज़ाकत से कहा। मुस्कान की वही जानी पहचानी हंसी होठों पर थी, जो अक्सर चालाकियों के पीछे छिपा हथियार बनती थी। लेकिन अयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस एक पल उसे देखा और फिर नज़र फेर ली, बिल्कुल बेरुखी से। कोई स्माइल नहीं, कोई जवाब नहीं। मुस्कान को उसकी ये बेरुखी थोड़ी चुभी, पर वो झेंपी नहीं। पार्टी तो कमाल की है, आखिर डीडी के साथ बिजनेस रिलेशन जो बेहतर हो गए हैं। उसने एक और कोशिश की बातचीत शुरू करने की, लेकिन अयान अब भी चुप था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो इस वक्त बातचीत के मूड में नहीं था, और ना ही मुस्कान से किसी भी किस्म का कोई जवाब देना चाहता था। खुद के साथ ये सलूक उसे फूटी आंख नहीं भा रहा था। उसमें अयान को चिढ़ाने के लिए थोड़ी नज़दीकी ली, लेकिन अयान एक कदम पीछे हट गया। क्या हुआ? जिस दिन मैं गोल्ड डील लेकर तुम्हारे पास आई थी, उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगर ये डील हुई तो कुछ ऐसा करोगे को डीडी को खुद मजबूरन इसे कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन अब एक बार में ही डील के लिए मान गए। डर गए क्या डीडी से? मुस्कान उसके जले पर नमक छिड़क रही थी। अब अयान भी जोश में आ गया और सीधा होते हुए बोला, हाँ याद है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ साइन किए हैं। लेकिन अब तुम वापस नहीं मुड़ सकते, तुम्हें इसे हर हाल में कंप्लीटेड करना होगा। मुस्कान ने अयान को बीच में रोकते हुए कहा। अयान ने एक लंबी आह भरी और मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है, इसे दूर कर लो तो अच्छा होगा। और हाँ, उसने एक कड़ा कदम आगे बढ़ाया। मुस्कान अब थोड़ा झिझकी, लेकिन अयान की नज़रों में अब कोई मजाक या सौहार्द नहीं था। डीडी से कह देना कि अब उसकी उम्र हो चुकी है। अगर अभी भी समझदारी बची है तो खुद ही अपने इस माफिया साम्राज्य का ताला लगा दे, किसी तीरथ में चली जाए, 4 धाम की यात्रा करे और अपने पापों का प्रायश्चित करे, क्योंकि मैं इसे बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं, अयान ने कहा और जाने लगा कि तभी मुस्कान पीछे से बोल पड़ी, हिम्मत है तो खुद डीडी से ये बात कहो। अयान रुका और मुड़ा और कैजुअल अंदाज में बोला, एक्चुअली क्या है ना, अगर मैंने इतनी बड़ी बात दीदी को बताई तो कहीं उन्हें हार्ट अटैक न पड़ जाए। तुम यंग हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, आराम से समझा देना उन्हें। इस बार मुस्कान उसकी बात पर एक ठहाका लगाकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हें क्या लगता है जिसे तुम डीडी समझ रहे हो वही असली डीडी है? ये सुनकर अयान के कदम थम गए। उसके शरीर में जैसे एक झटका दौड़ गया हो। उसने तुरंत पलटकर मुस्कान की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह, घबराहट और एक नए तूफान के संकेत थे। वो कुछ पलों तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो डीडी नहीं है। मुस्कान अब और भी शांत हो गई। उसने अयान के चेहरे पर उतरते हुए भावों का भरपूर आनंद लिया। वो पहली बार इतने परेशान और उलझन में नजर आ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं डार्लिंग, मुस्कान ने शरारत भरे अंदाज में कहा।
वो तो यंग है, हैंडसम है, करिश्माई है, जवान खून है। और सबसे बड़ी बात, दिल और दिमाग दोनों का ऐसा खेल खेलता है कि बड़े बड़े पुराने माफिया उसकी उंगलियों पर नाचते हैं और बिजनेसमैन सर झुकाते हैं। अयान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। एक पल को मुस्कान के लहजे में डर नहीं, बल्कि फक्र और हैरानी मिली जुली सी झलक थी, जैसे वो खुद भी उस असली डीडी से प्रभावित हो चुकी हो। तुम्हें लगता है तुम तेज हो, लेकिन असली डीडी के सामने सब बच्चे हैं। वो जो चाहता है वही होता है, और किसी को भनक तक नहीं लगती। मुस्कान ने अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया। शश, अब ज्यादा मत सोचो, बस खुद ही तलाश शुरू करो, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अयान सिंह अरोड़ा। इसकी बातों में अयान को पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो आस हैरानी से मुस्कान को देखे जा रहा था, लेकिन मुस्कान आगे बिन अकुह बताए अपनी आंखों में शरारत और होठों पर रहस्य की परतें लिए धीरे धीरे उस गहमागहमी में निकल गई। कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी? नहीं, उसकी आंखों की चमक से लग रहा था कि वो सच कह रही है। अयान ने अपना सर पकड़ते हुए बोला। अगर ऐसा है तो मुझे सबसे पहले असली डीडी को ढूंढना होगा, अयान ने खुद से कहा और बाहर आ गया। उसने अपनी कार निकाली और उसमें बैठकर सीधा मायरा के विला निकल पड़ा, क्योंकि उसे लगा था जब मुस्कान को असल डीडी के बारे में पता है तो मायरा को भी जरूर पता होगा। चारों तरफ गहरी रात का सन्नाटा फैला था, लेकिन अयान के अंदर तूफान मचा हुआ था। महंगी ब्लैक कार की स्टीयरिंग थामे वो तेजी से शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था। कार की हेडलाइट्स रात के अंधेरे को चीरती जा रही थीं, मगर उसके जहन में पसरा अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। असली डीडी कौन है? ये सवाल अब उसके सीने पर एक बोझ बनकर बैठ गया था। मुस्कान की वो बात जिसे तुम डीडी समझते हो, क्या वही असली डीडी है? उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसका चेहरा गंभीर था, आंखें थोड़ी लाल, होंठ भिंचे हुए। वो अब किसी भी हालत में सच्चाई जानना चाहता था। थोड़ी देर में वो विला पहुंच गया। अयान की कार जैसे ही विला के सामने आकर रुकी, उसने बिना देर किए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा था। मायरा, उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। ये लड़की फिर गायब हो गई। ये कहते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल मिलाया। ट्रिन ट्रिन। पहले तो मायरा ने कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि वो अयान से बहुत नाराज़ थी। फिर 2-3 बार बेल जाने के बाद उसने कॉल उठाए। मायरा, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अयान की आवाज़ में बेचैनी थी, मानो सांसें अटकी हों। मायरा ने शांत लहजे में जवाब दिया। मैं अपनी दोस्त के पेरेंट्स की एनिवर्सरी में आई हूँ। आज रात यहीं रुकूंगी। क्या? पर मुझे तुमसे। अयान कुछ कहने ही वाला था कि मायरा ने उसकी बात काट दी। अयान ने दोबारा कॉल लगाए। क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो? मायरा में कॉल उठाते हुए बोला। देखो, मुझे एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है एजेंट, अयान ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कहकर मायरा ने फिर से कॉल कट कर दी। अयान के हाथ अब भी हवा में ही थे, जैसे किसी ने उसे झटका दिया हो। फोन स्क्रीन अब ब्लैंक थी और उसका चेहरा भी। लगता है तुमने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा है, ये कहते हुए वो विला से निकल गया। उसने मायरा की लोकेशन ट्रैक की और सीधा उसकी दोस्त के घर पहुंच गया। लोकेशन के मुताबिक एक बड़े से बंगले पर अयान पहुंच चुका था, जो रोशनी और सजावट में डूबा हुआ था। बाहर से ही संगीत और लोगों की हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। बिना किसी झिझक के अयान सीधा अंदर चला गया। हॉल के बीचों बीच हल्का सा गुलाबी पर्दा लहराया और उसी के पार खड़ी थी मायरा, गुलाबी ड्रेस में, बेहद खूबसूरत। लेकिन अयान की नज़रों में इस वक्त उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था उसकी आंखों का सच। मायरा अपनी दोस्त के साथ खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अयान पर पड़ी वो चौंक गई। उसके होंठों की मुस्कान पल भर में ठिठक गई। आंखों में सवाल और हल्की सी घबराहट तैर गई। अयान की नज़रें उसकी नज़रों से टकराईं, सीधी, गंभीर और साफ। उसके कदम धीरे धीरे मायरा की ओर बढ़ने लगे। आज ये बात यहीं खत्म होगी। अयान के चेहरे पर वही जुनून था जो हर जवाब को खींच लाता है। और मायरा बस उसे आते हुए देखती रही, जैसे वक्त थम गया हो। वो बिना कुछ कहे अपनी दोस्त का हाथ छोड़ धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई, जहां हल्की रोशनी थी, कुछ सन्नाटा और अयान के सवालों से बचने की थोड़ी सी उम्मीद। लेकिन मायरा जितनी तेज चली थी, अयान उतनी ही गंभीरता से उसके पीछे आया। कदम भारी थे, आंखों में बस एक ही सवाल, कौन है असली डीडी? अचानक उसने पीछे से मायरा का हाथ थाम लिया। मैंने कहा न, मुझे ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें जो तीव्रता थी वो मायरा की नज़रें झुका गई। मायरा ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और धीरे से गुस्से में बोली, माहौल तो देखो अयान, ये एक फैमिली पार्टी है। लोग हमें देख रहे हैं। हम इस तरह बात नहीं कर सकते। ठीक है, अयान ने कहा, लेकिन उसके चेहरे की शिकनें कह रही थीं कि अब इंतज़ार मुमकिन नहीं। अचानक उसने मायरा का हाथ थामा और बिना कुछ कहे उसे पास के एक सुनसान कमरे की ओर ले गया। कमरा सादा था, बस एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। बाहर पार्टी की चहल पहल, लेकिन यहाँ सन्नाटा।
अयान ने दरवाज़ा बंद किया, फिर तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ा और मायरा को दीवार से लगाते हुए बोला, डीडी कौन है? उसकी आंखों में बस यही सवाल तैर रहा था। मायरा हड़बड़ा गई। अयान के अचानक यूं सवाल करने पर उसकी सांसें रुक सी गईं। क्या? इसी पल दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ठक ठक। दोनों एक पल को ठहर गए। मायरा की आंखें डरी हुई थीं और अयान के माथे की नसें तन चुकी थीं। कमरे के उस पार कौन था? आखिर असली डीडी कौन था? क्या मायरा असली डीडी को जानती थी? क्या वो अयान को बताएगी? एपिसोड 63 डीडी तक जाने का रास्ता। अयान अपना जवाब लेने के लिए मायरा तक उसकी दोस्त रीमा के घर पहुंच गया था। लेकिन जब वो उसे पूछ रहा था तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे की दस्तक के साथ ही कमरे की सांसें थम सी गई थीं। मायरा के चेहरे पर घबराहट थी और अयान अब भी दीवार के पास उसी तेवर में खड़ा था। दरवाज़ा दोबारा ठक ठक करता है। मायरा ने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला। सामने उसकी दोस्त रीमा खड़ी थी, जिसे देखकर उसने एक सुकून की सांस ली। लेकिन रीमा के चेहरे पर हल्की हैरानी साफ झलक रही थी। उसकी नज़र मायरा पर गई, फिर अयान पर। कमरे की हालत और दोनों के हाव भाव से बहुत कुछ समझते हुए उसने हल्के स्वर में कहा, अयान, तुम दोनों यहाँ? रीमा ने सरप्राइज्ड होते हुए बोला। रीमा अयान को जानती थी। अयान को पूरा कॉलेज जानता था। अयान ने झुकी नज़र से रीमा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, प्लीज़ रीमा, बस 2 मिनट, मुझे ज़रूरी बात करनी है। मायरा ने अयान की बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से में कहा। अयान, उसकी आवाज़ तीखी थी, जैसे कोई भरा हुआ तूफान बाहर निकलने को हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये कोई जगह नहीं है ऐसे सवाल करने की। अयान ने भौहें चढ़ा लीं, उसकी आवाज़ अब काबू में नहीं रही। मायरा, मैं सिर्फ एक जवाब चाहता हूँ। दोनों के बीच बहस शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी रीमा ने दोनों के बीच आते हुए कहा, गायर्स, स्टॉप प्लीज़। मॉम आ रही हैं, उन्हें रेस्ट करना है इस रूम में। प्लीज़ बाहर चलो। जैसे ही रीमा ने कहा मॉम आ रही हैं, मायरा चुपचाप पीछे हट गई। उसका चेहरा अब भी नाराज़ था, लेकिन हालात को समझते हुए वो कुछ नहीं बोली। अयान ने एक पल मायरा की आंखों में देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर जबान से कुछ नहीं निकला। उसने गहरी सांस ली, अपने को संभाला और बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा धीमे से बंद हुआ और उसके साथ ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अयान अब बाहर था, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल गूंज रहा था, आखिर असली डीडी कौन है? अयान ने जाते ही रीमा ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया और मायरा की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और आंखों में सवाल। अब बता भी दे, वो यहाँ क्यों आया था? रीमा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मायरा ने जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोला, रीमा ने फिर से टोका, और आज तो कितना हैंडसम लग रहा था। कॉलेज में तो वही 2-3 जोड़ी शर्ट घुमा के पहनता था, पर आज, उसने चुटकी लेते हुए कहा, आज तो जैसे किसी फैशन शो से उतर कर आया हो, वो भी पूरा महंगा सूट पहनकर। और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो तेरे लिए ही इतना सजा था। मायरा ने मुंह फेरते हुए कहा, रीमा प्लीज़, ज़्यादा बातें मत बना। अरे, बातें तो अब बनेंगी मेरी जान। रीमा ने आंख मारते हुए कहा, ऐसे कैसे कोई लड़का बिना बुलाए किसी लड़की की फैमिली पार्टी में पहुंच जाए और उसे कमरे ले आए, इसका क्या मतलब है? मायरा ने गुस्से में तकिए को उठाकर रीमा की ओर फेंका और कहा, बस कर, कुछ नहीं है हमारे बीच। और वो यहाँ यूं ही आ गया था जबरदस्ती। रीमा अब भी हंस रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता भी थी। देख मायरा, उसने धीरे से कहा, मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है। तू बस ये मत कहना कि तुझे कुछ महसूस नहीं होता जब वो पास आता है। मायरा कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें खिड़की से बाहर दूर झांकने लगीं। रीमा समझ गई, जवाब तो मिल गया था बिना कहे। अब आगे रीमा कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा हल्के से खुला और उसकी माँ अंदर आ गईं। उन्होंने अंदर झांकते हुए कहा, मायरा बेटा, ज़रा इधर आओ। लगता है मेरे बाल थोड़े खराब हो गए हैं, ज़रा ठीक कर दो ना। मायरा तुरंत मुस्कुरा दी और रीमा की माँ की ओर बढ़ गई। आंटी, आइए बैठिए, अभी ठीक कर देती हूँ, उसने कहा और कुर्सी की ओर इशारा किया। रीमा की माँ धीरे से मुस्कराते हुए कुर्सी पर बैठ गईं और शीशे में खुद को देखने लगीं। तुम ही हो जो हमारे जैसे पुराने लोगों को थोड़ा संभाल लेती हो, वरना तो ये रीमा तो बस टांग खींचने में लगी रहती है, उन्होंने हंसते हुए कहा। मायरा भी मुस्करा दी, जबकि रीमा ने शरारती अंदाज में कहा, माँ, मैं आपकी टांग नहीं खींचती, वो तो बस ऐसे ही। कमरे में एक हल्की फुल्की हंसी का माहौल बन गया था, लेकिन मायरा के दिल में अभी भी अयान की मौजूदगी की हलचल बाकी थी। रीमा की बातें और अयान का सवाल, दोनों के बीच जैसे एक जंग चल रही हो। मायरा से कोई जवाब ना मिलने पर अयान ने फैसला किया कि जब तक वो बाहर नहीं आएगी मैं यहीं रुकूंगा। उसकी कार उस घर के बाहर खड़ी थी जहां मायरा रुकी हुई थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थीं, लेकिन अयान की निगाहें बस एक दरवाजे पर टिक कर रह गई थीं। कार की खिड़कियों पर बूंदें पड़ते पड़ते बहने लगी थीं। रात की खामोशी में बस बारिश की आवाज़ और अयान के दिल की बेचैनी गूंज रही थी।
उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं, मानो वो पल पल मायरा को बाहर आते देखने का इंतजार कर रहा हो। अयान अब और बैठा नहीं रह सका। उसकी बेचैनी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो कार से बाहर निकल आए। रात गहरी होती जा रही थी और बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो कार से बाहर आया और गाड़ी के बोनट से टिककर खड़ा हो गया। बारिश की हर एक बूंद उसके बालों से लेकर कपड़ों तक को भिगो रही थी, लेकिन उसे इस भीगने में एक अजीब सुकून मिल रहा था, जैसे सारी उलझनें धुल रही हों, जैसे हर खामोशी बोल उठी हो। आसमान से गिरती बूंदों के बीच वो आंखें मूंद कर खड़ा था, सांसें गहरी थीं और दिल किसी जवाब की तलाश में। उसी पल ऊपर कमरे की खिड़की से मायरा की नज़र पड़ी उसमें। जैसे ही अयान को भुगता हुआ देखा, उसकी सांसें थम गईं। अयान, उसके होंठ बुदबुदाए। वो जल्दी से छत से नीचे भागी, सीढ़ियां दो दो करके उतरी और एक अम्ब्रेला उठाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। बाहर आई तो बारिश की तेज बूंदों ने उसे भी थोड़ा भिगो दिया, लेकिन उसकी परवाह नहीं थी। वो सीधा अयान के पास पहुंची और छाता उसके ऊपर कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात अयान ने उसे छतरी का सहारा दिया था। अयान को ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वापस लौट रहा हो। मायरा ने गुस्से और फिक्र के मिले जुले भाव में बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? उद्धरण चिन्ह। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच अयान की आंखें मायरा के चेहरे पर टिक गईं। उसके आने का शुक्रिया अयान की भीगी पलकों में छिपा था, लेकिन वो वहां किसी औपचारिक बात के लिए नहीं खड़ा था। मायरा की मौजूदगी ने उसकी बेचैनी कुछ पल को थाम तो ली, लेकिन सवाल वही था जो अब उसकी रग रग में धड़क रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, असली दीदी कौन है? ये सुनकर मायरा के चेहरे पर जैसे एक लहर सी दौड़ गई। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए हैरानी और घबराहट साथ साथ आए। वो अयान की आंखों में झांकने लगी, जैसे अयान ने कोई ऐसी बात कह दी जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? असली दीदी? उसका लहजा धीमा था। अयान ने उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाया। मुस्कान ने कहा कि जिसे हम दीदी समझ रहे हैं वो असली नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता मायरा, कि असली दीदी कौन है? मायरा कुछ पल खामोश रही, फिर भरी हुई आवाज में बोली, मुझे नहीं पता अयान। दीदी तो वही है जिसे सब जानते हैं। अगर सच में कोई और है तो मुझे नहीं मालूम वो कौन है और इस बात में कितनी सच्चाई है। उसके लहजे में सच्चाई की टीस थी और आंखों में दर्द, जैसे वो खुद भी नहीं जानती थी कि अब उसके चारों तरफ जो दुनिया है वो किस हद तक बदल सकती है। अयान वहीं ठिठक गया। मायरा के जवाब ने उसे उलझा में डाल दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किससे मदद ले। फिर मायरा ने कुछ पल सोचते हुए जैसे अपने दिमाग की परतें टटोलनी शुरू की। फिर अचानक उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। अयान, वो धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में बोली, शायद एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अयान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन? मायरा ने इधर उधर देखा, फिर कुछ नज़दीक आकर फुसफुसाए, उसका नाम है बिल्ला। दीदी के बहुत से गंदे काम वही अंजाम देता था, धमकियों से लेकर डील सेट करने तक। लेकिन वो बहुत खतरनाक है। अयान की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब तुम कह रही हो कि बिल्ला हमें बता सकता है कि असली दीदी कौन है? मायरा ने हाँ में सिर हिलाया। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अगर किसी को पता हो सकता है कि असली दीदी कौन है तो शायद वो बिल्ला ही है। उद्धरण चिन्ह। अयान अब गंभीर हो चुका था। उसके चेहरे की भीगी लंटें अब पीछे हट रही थीं और दिमाग बिल्ला तक पहुंचने की प्लानिंग में लग गया था। तो अब बिल्ला तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? अयान ने पूछा। डोंट वरी, मायरा ने झट से जवाब दिया, क्योंकि वो दीदी के हर खास आदमी के बारे में अच्छे से जानती है। थैंक्स मायरा, ये कहकर वो कार की तरफ बढ़ा, तभी मायरा ने पीछे से कहा, अयान। वो रुका। अपना ख्याल रखना, बिल्ला बहुत ही खतरनाक आदमी है। मायरा के अल्फाजों में चिंता साफ झलक रही थी। अयान ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और हाँ में सर हिलाकर गाड़ी में बैठ गया। अब मायरा सिर्फ उसके लिए दुआ ही कर सकती थी। कुछ देर में अयान डोंगरी की तंग गलियों में रात के साए उतर चुका था। सड़कों पर पीली बल्बों की रोशनी झिलमिलाती हुई माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। छोटी छोटी दुकानों के शटर आधे गिरे थे और सड़क किनारे कुछ लोग बीड़ी के कश खींचते हुए आपस में धीमी आवाज़ों में बातें कर रहे थे। इन्हीं गलियों में से गुजरता हुआ अयान अब एक खास पते पर पहुंचा। उसके सामने एक जर्जर बिल्डिंग थी जिसकी दीवारों पर जगह जगह सीलन थी। ये वही ठिकाना था जहां मायरा ने कहा था बिल्ला यहीं मिलेगा। अयान ने आसपास देखा और एक लड़के से पूछा, मुझे बिल्ला से मिलना है। लड़का जो अभी अभी सिगरेट सुलगा रहा था, उसकी आंखें तरेर कर बोला, क्या बोला तू? अयान ने दोबारा शांत लहजे में कहा, बिल्ला से मिलना है, ज़रूरी बात है। बस इतना सुनते ही उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अयान को जोर से एक घूंसा जड़ दिया, जिससे अयान का चेहरा एक और झुक गया। अबे साले, भाव को नाम से पुकार रहा है? तू कोई पुलिसिया लगता है। चटकाओ इसकी हड्डियां। वो लड़का गरजते हुए बोला और कुछ ही पलों में 4-5 आदमी गली के अंधेरे से निकल आए, लोहे की छड़ों और बेल्टों के साथ। अयान ने खुद को संभालते हुए लड़ाई शुरू कर दी। वो जानता था कि ये इलाका खतरनाक है, लेकिन इतना नहीं सोचा था।
अयान एक के बाद एक वारों से खुद को बचाते हुए कभी लात मारता, कभी घूंसे रोकता, लेकिन 4 लोगों को एक साथ संभालना आसान नहीं था। उसी वक्त बिल्डिंग के अंदर से एक भारी आवाज़ गूंजी। रुको! सभी लड़के एकदम रुक गए। उनके चेहरों पर जैसे कोई साया उतर गया हो। एक लंबा, भारी शरीर, काले कपड़े और गर्दन तक खुले बालों में लिपटा एक आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें किसी शिकारी सी चमक रही थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कौन है ये जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा था? उस आदमी ने धीमी लेकिन दमदार आवाज में पूछा। वो था बिल्ला भाव। अब क्या करेगा बिल्ला भाव अयान के साथ? क्या यही डीडी तक पहुंचने का रास्ता था? क्या वो उसे असली डीडी का पता बता देगा? क्या बिल्ले भाव को खुद भी असली डीडी के बारे में पता है? क्या है असली डीडी की कहानी? एपिसोड 64 अयान अलाइव और डेड। अयान बिल्ला भाव के अड्डे पर पहुंच गया था। वहां सिर्फ बिल्ला को नाम से पुकारने पर उसके आदमियों ने अयान पर हमला कर दिया था। ये सब देखकर बिल्ला भाव खुद बाहर आया और अयान को देखते हुए बोला, रुको, हाथ मत लगाना उसे। बिल्ला भाव ने दहाड़ते हुए कहा। सभी लड़के जैसे ठिठक जाते हैं। वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। अयान हैरान होकर उस आवाज़ की दिशा में देखता है। धुएं से भरे अंधेरे में से निकलता है बिल्ला भाव। बिल्ला भाव कुछ कदम चलता है, फिर वहीं रुककर अयान को गौर से देखता है। उसकी नज़रों में अब सिर्फ एक डर या शक नहीं, बल्कि एक पहचान उभर रही है। दरअसल कल रात से प्रेस से के साथ इंटरव्यू के बाद अयान के चर्चे और उसकी पहचान पूरे मुंबई शहर में उजागर हो गई थी। अब शायद ही कोई होगा जो ये नहीं जानता कि अरोड़ा ग्रुप का सीईओ अयान सिंह अरोड़ा है। और वो पार्टी भी खास तौर पर अयान की पहचान को दुनिया के सामने लाने के लिए उसके परिवार ने रखी थी। ये तो वही है, बिल्ला भाव ने हौले से मगर चौंक कर कहा। अयान सिंह अरोड़ा, अरोड़ा ग्रुप का सीईओ? बिल्ला भाव ने आश्चर्य से बड़बड़ाया। गली में सब सन रह जाते हैं। जो लड़के अभी तक अयान को धक्का दे रहे थे वो अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। बिल्ला भाव तुरंत आगे बढ़कर अयान के करीब आता है, हाथ जोड़ता है और सिर हल्का झुकाता है। माफ़ कीजिए सर, पहचानने में देर हो गई। आपका नाम तो अब हर गली, हर न्यूज़ चैनल पर गूंज रहा है। आप यहाँ डोंगरी में? बिल्ला भाव पूरे सम्मान से कहते हैं। मुझे तुमसे एक काम है, बदले में मुंह मांगी कीमत मिलेगी। अयान ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, क्योंकि वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये सुनकर डोंगरी की हलचल से दूर एक संकरी गली में बिल्ला अयान को अपने साथ ले जाता है। पुराने से दरवाजे को एक आदमी खोलता है और दोनों अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का कमरा छोटा मगर सलीके से सजा है। एक कोने में छोटा सा फर्श वाला पंखा चल रहा है। दीवार पर अलमारी में कुछ न्यूज़पेपर और शराब की बोतलें। बिल्ला अयान को लकड़ी की आरामदायक कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है और खुद भी उसके सामने बैठ जाता है। आप जैसे आदमी बेवजह इन गलियों में नहीं आते। बोलिए सर जी, क्या काम है मुझसे? बिल्ला नर्म आवाज में बोलता है। अयान सीधा, गंभीर और सीधा नजरें मिलाकर बोलता है, मुझे डीडी के बारे में जानना है। बिल्ला की मुस्कान थोड़ी झिझक में बदल जाती है। वो कुर्सी की पीठ से टिक जाता है और कुछ पलों तक चुप रहता है, जैसे सोच रहा हो कि कितना बताना है और कितना छुपाना। फिर धीरे धीरे बोलता है। आखिरकार बिल्ला ने संभलते हुए कहा, डीडी का पूरा नाम दुर्गा देवी। मैं असली डीडी के बारे में पूछ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बिल्ला के हाथ की सिगरेट हल्के से कांपती है। वो अयान की आंखों में देखता है। अयान की गूंजती हुई आवाज़, मैं असली डीडी के बारे में पूछ रहा हूँ, अभी भी हवा में तैर रही है। बिल्ला भाव कुछ पलों के लिए जैसे जम ही जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी, उलझन और हल्की घबराहट एक साथ उभरती है। बिल्ला चौंककर भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, असली डीडी? फिर एक पल के लिए चुप हो जाता है। मतलब क्या? मुंबई में डीडी तो सिर्फ एक ही है, दुर्गा देवी। उद्धरण चिन्ह। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुकता है, जैसे अयान को यकीन दिलाना चाहता हो कि उसकी बात 100% सही है। देखो सर, मैं डोंगरी में पैदा हुआ, यही पला बड़ा। जो चलता है उसकी चाल पहचानता हूँ। डीडी के नाम पर डर तो सबको है, लेकिन उस नाम के पीछे और कोई है, ये बात मैंने पहली बार सुनी है। बिल्ला ने गंभीरता से कहा। अयान उसे बस घूरता रहता है, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। बिल्ला भाव अब थोड़ा सफाई भरे लहजे में बोलता है, देखिए सर, हो सकता है आपको कोई गलत खबर मिली हो या फिर किसी ने जानबूझकर गुमराह किया हो, पर मैं जो जानता हूँ वो यही है, डीडी मतलब दुर्गा देवी। उसके सिवा इस नाम का कोई दूसरा चेहरा नहीं है इस शहर में। कमरे की हवा थोड़ी भारी हो चुकी है। बिल्ला का चेहरा साफ कहता है, वो या तो सच बोल रहा है या खुद भी किसी बड़े खेल का मोहरा है जिसे सच्चाई का पूरा अंदाजा नहीं है। कमरे में कुछ पल की चुप्पी के बाद अयान अब सीधा और गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में अब एक इरादा साफ दिखाई देता है। वो कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकता है और सीधे बिल्ला भाव की आंखों में देखता है। अयान ने धीरे लेकिन ठोस लहजे में कहा, मेरे लिए एक काम करोगे? बिल्ला भाव थोड़ा चौंकता है, फिर अपनी सिगरेट की राख झटकता है और हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, सर जी।
काम मैं सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ। मुंबई में फ्री में सिर्फ अफवाहें मिलती हैं, मदद नहीं। अयान मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी मुस्कान में ताकत है, जैसे उसे पहले से ही ये जवाब मालूम हो। तुम्हें पैसा मिलेगा जितना तुम मांगोगे, लेकिन काम आसान नहीं है। मुझे असल डीडी का नाम चाहिए, चेहरा चाहिए, वो जो पर्दे के पीछे बैठकर सब चला रहा है। बिल्ला का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वो अब जान चुका है कि बात कितनी गहरी और खतरनाक है। आपको यकीन है कि दुर्गा देवी सिर्फ नाम है और असली डीडी कोई और है? बिल्ला भाव ने सवालों भरी नज़र से पूछा। मुझे शक नहीं, यकीन है। जो साया दिखता है वो असली नहीं, जो साया दिखता नहीं वही इस खेल का मालिक है, अयान ने सख्त आवाज में कहा। ठीक है, बिल्ला भाव ने कहा और अयान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। अगर आपकी बात सच है तो असली डीडी जरूर सामने आएगा। अयान ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया और कहा, तो डील डन बिल्ला भाव। अयान ने भाव मजाकिया अंदाज में कहा ताकि उसके आदमियों को कहीं फिर से बुरा न लग जाए, जिस पर बिल्ला भाव भी मुस्कुरा दिया। बिल्ला भाव से बात करके अयान जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, रात की खामोशी ने उसे घेर लिया। सड़क पर पीली पड़ती स्ट्रीट लाइटें और दूर सुनाई देती किसी कुत्ते की भूखी आवाज, सब कुछ जैसे ठहरा हुआ लग रहा था। अयान की आंखों में वही भयानक ठंडक थी जो तूफान से पहले समंदर में उतरती है। उसने एक पल के लिए गाड़ी की बोनट पर हाथ रखा, धड़कता हुआ सीना, भरे हुए लफ्ज, और फिर खुद से, जैसे किसी को चुनौती दे रहा हो, बुदबुदाने लगा। तू चाहे जितना भी छिप जा डीडी, अब तेरे बनाए हुए नकली नामों, नकाबों और डर की दीवारें ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। ये कहते हुए उसकी मुट्ठियां कस गईं, जैसे अंदर उठती आग को वही रोके खड़ा हो। तू सामने नहीं आना चाहता? ठीक है, पहले तेरे बनाए हुए इस नाम डीडी को मिटा दूंगा। उसकी बुनियाद जब हिलेगी तब तेरा चेहरा खुद ब खुद सामने आएगा। अयान खुद से बोले जा रहा था। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे रात ने उसकी बात सुन ली हो। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और एक वादा अपने आप से दोहराया। मुंबई शहर की हवाओं से तेरा खौफ और डर मिटा कर ही दम लूंगा। अयान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। स्टार्टिंग की आवाज़ के साथ इंजन तो चालू हो गया। मुंबई की सड़कें रात में जितनी खामोश होती हैं, अयान का मन उससे कहीं ज़्यादा शोर मचा रहा था। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा। रास्ते की लाइटें पीछे छूट रही थीं, जैसे वो भी अयान के अतीत की तरह बीत रही थीं। और तभी उसकी नज़र सामने दौड़ती 3 काली गाड़ियों पर पड़ी। तीनों गाड़ियां एक सी थीं, काली शीशे, मूक और भारी, लेकिन जो गाड़ी बीच में चल रही थी उस पर नज़र पड़ते ही अयान की आंखें सिकुड़ गईं। गाड़ी के पिछले हिस्से पर एक चमचमाता, जलता हुआ सूरज का निशान, जिसके बीच में डीडी लिखा था, का निशान था। सुनहरा, तेज और बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने हमेशा देखा था। ये वही निशान है, अयान बुदबुदाता। अयान ने कार की स्पीड थोड़ी धीमी की, जैसे किसी शिकारी की तरह पीछे से नजर रख रहा हो। उसने देखा कि वो गाड़ी बाकी दोनों के बीच ऐसे चल रही थी जैसे कोई खास शख्स, कोई ताकतवर चेहरा अंदर बैठा हो, जिसकी हिफाजत जरूरी है, या शायद जिसका पर्दा बना रहे, ये जरूरी है। अयान का दिल धड़कने लगा। क्या यही वो असली डीडी है, या शायद कोई बेहद करीबी, जिसकी मौजूदगी इस शहर की साजिशों को चला रही है। गाड़ियां एक बाएं लेन में मुड़ गईं और अयान ने भी अपनी कार को उनकी दिशा में मोड़ लिया, धीरे, बिना शोर किए, जैसे किसी रहस्य को पकड़ने निकला हो। उसकी आंखों में अब एक ही सवाल था, कौन है तू, जो इतने गहरे अंधेरे में बैठकर शहर को जला रहा है? अयान की आंखें डीडी के जलते सूरज वाले निशान से चिपकी हुई थीं। वो गाड़ी जिस तरह से दूसरी 2 गाड़ियों के बीच चल रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा नाम, कोई बहुत गहरी पहचान उसमें बैठी हो। अयान ने बिना देर किए अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। अब उसकी गाड़ी एक शिकारी की तरह उन गाड़ियों के पीछे थी। सड़कें बदलती गईं, सिग्नल आए, मोड़ आए, लेकिन उन गाड़ियों की चाल में न एक रुकावट आए, न एक घबराहट। ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। अयान की आंखों में चेतावनी सी चमकी। क्या डीडी मुंबई से बाहर जा रही है, या कोई बड़ा प्लान अभी अभी मुंबई में उतरने वाला है? उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे शहर की चकाचौंध पीछे छूटने लगी और सामने दिखाई देने लगी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गाड़ियां एक प्राइवेट रास्ते से अंदर दाखिल हुई जहां आम जनता का जाना मुमकिन नहीं था। अयान के पास अपनी अरोड़ा इंडस्ट्री का कार्ड नहीं था। अगर वो होता तो अयान आराम से इनके पीछे जा सकता था। अयान ने अपनी कार कुछ दूरी पर रोकी और दूर से देखा गाड़ियां अब एक रुकावट के पीछे अदृश्य हो चुकी थीं। वो तुरंत कार से उतरा और एयरपोर्ट के एक किनारे बने सर्विस रोड से अंदर झांकने लगा। एयरपोर्ट के पीछे वाले सर्विस रोड की एक दीवार के पीछे अयान अपनी सांस थामे खड़ा था। दूरी ज्यादा थी, लेकिन उसके शिकारी जैसे नजरें हर हरकत पर जमी हुई थीं। गेट खुला और 2 बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। फिर उनके पीछे एक लंबा चौड़ा, गहरे भूरे रंग का लॉन्ग कोट पहने एक शख्स बाहर आया। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उसका चलने का अंदाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब बेतहाशा आत्मविश्वास और हुकूमत की बू दे रहे थे। अयान की नजरें उसी पर अटक गईं। कौन है ये?
कहीं यही तो नहीं, अयान ने मन ही मन सोचा। फिर अचानक उसके पीछे से एक लड़की भी निकली। वो तेज चाल में उस शख्स के साथ चली। उसके पहनावे में रॉयल्टी थी और एक अजीब सी रहस्यमय शांति और सख्ती। शायद वो सेक्रेटरी थी। जैसे ही दोनों मुख्य द्वार से बाहर आए तो वहां पहले से ही कुछ लोग खड़े थे। जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचे, उन लोगों ने झुककर सलाम किया और लॉन कोट वाले शख्स को पूरी इज्जत से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया। लड़की को दूसरी तरफ से उसी गाड़ी में बैठाया गया। तो ये ही है जिसकी हिफाजत में ये पूरा काफिला चल रहा था, अयान ने उन्हें घूरते हुए खुद से कहा। गाड़ियां एक के बाद एक चालू हुईं, साइलेंस में, पावर के साथ। पहली गाड़ी धीरे से आगे बढ़ी, फिर दूसरी और फिर डी के निशान वाली। तीनों गाड़ियां उसी क्रम में निकल गईं। अब अयान ने बिना वक्त गंवाए अपनी कार स्टार्ट की और इनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो 3 गाड़ियां जिस दिशा में जा रही थी, अयान भी उसी दिशा में जा रहा था, मानो आज असल डीडी को पकड़कर ही मानेगा। अयान अब भी गाड़ियों के पीछे लगा हुआ था, उसकी आंखें सिर्फ आगे देख रही थीं। लेकिन उसी वक्त सबसे पीछे चल रही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे शख्स ने हल्का सा सिर घुमाया और कुछ देर तक पीछे आती कार को देखा। वो कुछ पलों तक यूं ही खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और किसी को एक छोटा सा मैसेज भेजा, सिर्फ 3 शब्दों का, हमारा पीछा हो रहा है। फ़ोन रखते ही उसने विंडो डाउन की और कोट के अंदर से एक काली रिवॉल्वर निकाली और अयान की कार पर शूट कर दिया। धाएं! एक गोली सीधे अयान की कार की फ्रंट साइड मिरर को चीरते हुए निकल गई। अयान चौंका, उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने तुरंत स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने की सड़क पर एक ट्रक अचानक प्रकट हुआ। ये सब प्लान के तहत हो रहा था। वो ट्रक अयान की कार से जा टकराया। ब्रेक, स्पीड, हॉर्न और फिर धड़ाम, एक जोरदार टक्कर। ट्रक और अयान की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। कार घूमती हुई साइड रेलिंग से टकराई, फिर पलटी खाकर एक और लुढ़क गई। कार लड़खड़ाती हुई 2 बार पलटी, फिर सड़क के किनारे लोहे की रेलिंग से टकराकर एक झाड़ी में घुस गई। कुछ सेकंड तक सब कुछ धुंधला था। सड़क की लाइटें, रेडियो की टूटी फूटी आवाज़ें और अयान के ललाट से बहता गर्म खून। सुनाई दिया बस अपनी ही सांसों की आवाज़ और फिर खामोशी, बहुत गहरी खामोशी। अयान की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और फिर पूरी तरह बंद हो गई। क्या अयान जिंदा था या फिर असल डीडी का सच अयान के साथ दम तोड़ चुका था? क्या अब अयान का मकसद उसका सपना कोई और पूरा करने वाला था? कौन? एपिसोड 65 मायरा डीडी की डेली प्र। 2 हफ्ते बाद शाम की हल्की धूप दरवाजों पर लगी झालरों को छूती हुई अंदर उतर रही थी। कमरे में हल्का गुलाबी पर्दा लहरा रहा था और सामने एक शीशे के सामने बैठी थी मीरा। उसकी कलाइयों पर ताज़ा लगी हुई मेहंदी थी, गहरे हरे रंग की, और हथेलियों में लिखा हुआ नाम, पंकज। मीरा उसे बार बार घूर रही थी, जैसे खुद से पूछ रही हो, इसे अपने हाथों से कैसे मिटाऊं? उसका चेहरा उदास था, आंखें लाल और होंठों पर खामोशियां जमी थीं। वो दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसा पौधा जिसे जड़ से उखाड़कर कहीं और लगाया जा रहा हो, बेमन से। मीरा के पास उसकी सहेली बैठी थी। मीरा, क्या कमाल की मेहंदी लगी है यार। पंकज का नाम तो इतना गहरा उभरा है, कहते हैं न, जितना गहरा रंग उतना सच्चा प्यार। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा तैर रहा था, अयान। वही अयान जिसने जाते जाते कहा था, मैं आऊँगा मीरा, अपने घर वालों को लेकर। मीरा ने हर दिन उस वक्त का इंतज़ार किया, हर सुबह दरवाजे की तरफ देखा, हर फ़ोन कॉल पर दिल धड़का, शायद अयान हो। लेकिन 2 हफ्ते बीत गए, ना कोई खबर, ना कोई पैगाम। अब उसके घर वालों ने रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी थी। पंकज का घर, पैसा, औकात सब उनके लिए सही था, और मीरा बस एक गुड़िया बनकर अपना भविष्य किसी और के नाम कर रही थी। उसे नहीं पता था कि अयान कहाँ है। दूसरी तरफ मायरा लाइब्रेरी में किताब के सामने बैठी थी। उसके सामने खुली हुई थी एक क्राइम थ्रिलर, लेकिन उसकी आंखें पढ़ नहीं रही थीं, बल्कि ढूंढ रही थीं उस शख्स को जिसे उसने खुद बिल्ला भाव के पास भेजा था, अयान को। मायरा को ये लग रहा था कि अयान को बिल्ला भाव ने कोई नुकसान पहुंचा दिया है, इसलिए उसका कोई पता नहीं चल रहा है। मायरा के हाथों में हल्की कंपन थी। उसकी उंगलियां बार बार किताब के कोने को मरोड़ रही थीं, जैसे कोई बेचैनी उसके अंदर से निकलकर बाहर आना चाहती हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और आंखों के नीचे नींद न होने के गहरे साए। मैंने उसे क्यों भेजा? उसके मन में बार बार यही सवाल कौंध रहा था। उसे याद था, अयान गया तो था गुस्से में, जोश में, पर अब तक कोई खबर नहीं थी। ना फ़ोन उठ रहा था, ना किसी ने उसे कॉलेज में देखा था। मायरा के सामने अब कोई रास्ता नहीं था, बस एक गहरा पछतावा और खुद से एक सवाल, क्या मैंने अयान को मौत के मुंह में भेज दिया? उद्धरण चिन्ह। लाइब्रेरी से बाहर आते ही मायरा की चाल धीमी हो गई थी, जैसे उसके कदम किसी अनदेखी दहलीज पर आकर रुक गए हों। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही थी, लोग अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन मायरा के लिए वक्त थम चुका था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर भींचा और खुद से बुदबुदाए, अयान, कहाँ हो तुम?
उसी पल उसके जहन में एक चमकती सी बात कौंधी। वो असली डीडी का सच जानने गया था। उसने एक ठंडी सांस ली और उसका चेहरा तनाव से भर गया। अगर मैं डीडी के पास चली जाऊं तो शायद अयान का कुछ पता लग जाए। लेकिन साथ ही एक और ख्याल उसके भीतर से फट पड़ा। डीडी, वो नाम ही काफ़ी था उसकी सांसें रोक देने के लिए। उसे याद आया कैसे अयान ने उसे डीडी से बचाकर एक विला में इतने टाइम से छुपा कर रखा था। कैसे अयान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिस्क उठाई थी सिर्फ इसलिए ताकि मैं महफूज रहूं। अगर वो अब डीडी के पास जाती तो वो खुद को एक बार फिर डीडी की गिरफ्त में फंस जाएगी। वो एक कदम पीछे हटी, उसके दिल में एक चीख गूंजी। अगर डीडी को मेरे बारे में पता चल गया तो वो इस बार मुझे छोड़ेगी नहीं, और अयान की सारी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो फूट पड़ना चाहती थी, लेकिन सड़क के बीचों बीच कोई आंसू नहीं बहा सकता। उसने अपने होंठ भींच लिए, आंखें आसमान की तरफ उठाईं जैसे ऊपर वाले से कह रही हो, मुझे रास्ता दिखाओ, क्या मैं अयान को बचाने के लिए खुद को फिर से नर्क में झोंक दूं। तभी बारिश की बूंद के एक कतरे ने उसके चेहरे को छूकर उसके सवाल का जवाब दे दिया। और मायरा ने जाने का फैसला किया। मैं आज रात डीडी के पास जरूर जाऊंगी। सिटी हॉस्पिटल, अस्पताल की चौथी मंजिल का आईसीयू वार्ड, जहां हर दीवार सफ़ेद थी और हर कोना एहतियात से भरा हुआ। मशीनों की धीमी बीप, दवाई की हल्की सी गंध और खिड़की से आती धूप की एक महीन लकीर जो धीरे धीरे बेड तक पहुंचती थी। कमरा नंबर 408, जहां पिछले 2 हफ्तों से अयान उसी बेड पर पड़ा था, बिल्कुल निस्पंद, जैसे किसी गहरी नींद में डूबा हुआ हो। बेड के किनारे बैठी थी एक शालीन संभली हुई महिला, वीना सिंह अरोड़ा। सफ़ेद सूती साड़ी, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन आंखों में बस एक उम्मीद कि शायद आज उसका बेटा उठे, उसे देखे, उसे माँ कहे। उन्होंने बेटे का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। हर कुछ मिनट में उसकी नज़रें मॉनिटर की स्क्रीन पर जाती, उस दिल की धड़कनों को गिनती जो उसके जीवन की रेखा थीं। और फिर एक पल ऐसा आया जब अयान की उंगलियां हिलीं। वीना का दिल जोर से धड़का। उसने झुककर बेटे का चेहरा देखा। अयान की पलकें हल्की हल्की फड़कने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। छत से टंगी लाइट उसकी आंखों में चुभी, लेकिन फिर उसने बाईं ओर नज़र घुमाई और माँ का चेहरा देखा। अयान को होश में आता देख वानी ने एक लंबी सांस ली और बोली, थैंक गॉड। वीना ने कांपते हुए उसके माथे को चूमा और धीमे से कहा, क्या तुम ठीक हो? अयान बोल नहीं पाया। उसने हाँ में सर हिला दिया। उसका गला सूख चुका था, होंठ फटे थे। वीना ने तेजी से नर्स को बुलाया और साथ ही फ़ोन उठाकर घर पर कॉल किया। अयान को होश आ गया है। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार उठकर हॉस्पिटल आ जाता है। मुझे तो पता था कुछ नहीं होगा हमारे शेर को, शक्ति सिंह ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अयान इनकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। हमारा बेटा वाकई बहुत बहादुर है, सत्येंद्र ने अयान को देखते हुए बोला। हाँ बहादुर तो है, तभी तो हर बार डीडी जैसे माफिया से भिड़ने के लिए खड़ा जो जाता है, राजेश ने मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन डीडी का नाम सुनते ही सब उनकी तरफ देखने लगे। भाई साहब, शुभ मौके पर आप कैसी बातें कर रहे हैं? वीना ने थोड़ा कड़क अंदाज में कहा। 1 मिनट भाभी। मीनाक्षी जो राजेश के बराबर में खड़ी थी अयान के पास आए और झुकते हुए बोली, ये सब हुआ कैसे अयान? आई मीन तुम्हारा एक्सीडेंट किसने किया? क्या किसी ने जानबूझकर? क्या था? मीनाक्षी जानती थी इस वक्त ऐसी बातें करना किसी भी पेशेंट के लिए ठीक नहीं, फिर भी उसने राजेश को डांट खाने से बचाने के लिए इस बात को छेड़ दिया था। राजेश के मुंह से निकला डीडी, ये नाम जैसे ही अयान की जहन में गूंजने लगा, उसके दिमाग में अचानक एक तूफान उमड़ पड़ा। आंखें फैल गईं, पुतलियां सिकुड़ने लगीं, चेहरे की नसें तनने लगीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके अंदर कुछ फटने को था, कुछ अधूरा, कुछ अधजला और कुछ ऐसा जो अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। उसे याद आ गया था कि वो कुछ गाड़ियों का पीछा कर रहा था और किसी ने उस पर शूट किया था और जान लेने की कोशिश की थी। वह बिस्तर पर अपनी कोहनी के बल उठने की कोशिश कर रहा था। उसे अब आराम को जरूरत नहीं थी। उसका बदन कांप रहा है, मगर नज़रें अब भी तेज और एकदम फोकस थीं। अयान को उठता देख सभी हैरान रह गए। ये क्या कह रहे हो अयान? सत्येंद्र ने उसे पकड़ते हुए बोला। अभी तुम्हें आराम को जरूरत है, वीना ने अपनी जगह से उठते हुए बोला। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, अयान ने रिक्वेस्ट भरे अंदाज में बोला। काम संभालने के लिए तुम्हारे पापा और फूफा है तो? पीछे खड़ी मीनाक्षी ने बोला, जिसमें वीना ने सिर हिलाया और उसे लेटने का इशारा किया। माँ प्लीज़, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, प्लीज़ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दीजिए, अयान ने एक बार फिर बोला। ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? राजेश ने थोड़ा सख्त लहजे में बोला, जिसे सुनकर अयान का खून एक पल को खोल उठा। वाकई फूफा जी, आप मेरा कोई काम नहीं कर सकते? अयान ने मन ही मन बड़बड़ाया। हाँ ब्रो, बता ना, ऐसा कौन सा काम है जो राजेश फूफा और बड़े पापा नहीं कर सकते? वहाँ खड़े यूवी ने अयान के पास आते हुए बोला। गर्लफ्रेंड का सीन है तो फिर ठीक है, तुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ये दोनों नहीं जा सकत और गए तो काम नहीं होगा, यूवी में मजाकिया अंदाज में थोड़ा झुकते हुए बोला।
इसकी बात सुनकर आयना के मन में मीरा का चेहरा घूमने लगा और वो एक पल को शांत हो गया। उसने मीरा से वादा किया था कि वो अपने परिवार को लेकर आएगा। उसका हाथ मांगने पूरी इज्जत के साथ, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने रखे कैलेंडर पर पड़ी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश की। नहीं आयन, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, वीना ने उसका हाथ रोकते हुए बोला। माँ आज डेट क्या है, अयान ने जल्दबाजी में पूछा। तारीखों से तुम्हें क्या मतलब, तुम बस ठीक हो जाओ इतना ही काफ़ी है, वीना ने कैलेंडर को पीछे करते हुए बोला। 2 हफ्ते बीत चुके थे अयान को बेहोश पड़े हुए और अचानक उसका तारीख देखना ठीक नहीं था, ये इसकी तबीयत खराब कर सकता था। लेकिन अयान को याद था कि अगर उसमें जल्दी नहीं की तो मीरा के मामा इसकी शादी उस गुंडे पंकज से करा देंगे। वो डेट बता जल्दी, अयान ने यूवी का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसने थोड़ा सा उसका हाथ मोड़ा और यूवी की जुबान से निकला 14 अगस्त है आज, अब हाथ छोड़ो मेरा। ये सुनकर अयान सुन हो गया। उसके दिमाग में अब सिर्फ मीरा ही घूम रही थी। डीडी को तो वो बाद में भी पकड़ सकता था, लेकिन अगर एक बार मीरा की शादी हो गई तो वो उसे वापस नहीं ला सकता था। उसने धीरे से फिर से उठने की कोशिश की और अपनी माँ को तरफ देखते हुए बोला, माँ मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम मीरा है, लेकिन उसके मामा जी उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, प्लीज़ आप वहाँ जाकर मेरे और मीरा के रिश्ते की बात करेंगी। अयान की बातों ने वहाँ खड़े सभी को हैरानी में डाल दिया था। बेड पर पड़ा है पर आशिकी का भूत नहीं उतर रहा, राजेश फूफा हल्के से बड़बड़ाया। जिसे बगला में खड़ी मीनाक्षी ने सुनते हुए आगे बोला, कम से कम आशिकी का भूत डीडी के भूत से तो अच्छा है। अगर ऐसे है तो हम भी जाएंगे अयान की दुल्हन लेने, मीनाक्षी ने आगे बढ़कर पूरे जोश से कहा। वो का सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि यूडीडी से दूर रहे और राजेश अपने कामों को आराम से अंजाम देते रहे। मैं लेकिन अयान, क्या मीरा भी तुम्हें पसंद करती है, वीना ने चिंतित होते हुए पूछा। खुद से ज़्यादा, अयान ने एक झटके में जवाब दिया। तो बस चलो फिर, वीना ने पूरे जोश में कहा और उठ खड़ी हुई। और क्या, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, सबसे पीछे खड़ी अयान की चाची ने चुटकी बजाते हुए कहा। वाकई ब्रो लड़की का, और सॉरी भाभी का सीन था, यूवी ने अयान की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। घर की औरतों जाने लिए तैयार थी। मीरा की शादी अगले 2 दिन में होने वाली थी, यानी 16 अगस्त को, इसलिए ये सभी अभी से निकल रही थी कि तभी अयान ने पीछे से रोकते हुए बोला, माँ। वीना पलटी। एड्रेस, अयान ने हल्के से बोला। क्या वीना जी बिना एड्रेस के कहाँ जाएंगी, सत्येंद्र ने कहा और सभी हंसने लगे। बहू लाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गई बहू, शक्ति सिंह ने भी मजाकिया अंदाज में कहा। बताओ एड्रेस, वीना ने हल्के से शर्माते हुए कहा। अयान ने जैसे ही मीरा का पता सबको बताया, कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई। वानी सिंह अरोड़ा, मीनाक्षी बुआ, यूवी और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। यूवी ने माथे पर हाथ रख लिया। बस्ती में, मतलब सच में बस्ती? मीनाक्षी बुआ की त्योरियां चढ़ गईं, वो तिनकर बोलीं, अयान तुम सीरियस हो? इतनी बड़ी फैमिली, इतना बड़ा नाम, और दुल्हन एक बस्ती से? सत्येंद्र ने भी हल्की आवाज में कहा, तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी, कम से कम सोचा तो होता, लोग क्या कहेंगे। पर मुझे थी, ये लड़का हमेशा परिवार का नाम डूबाने वाले काम करता है, राजेश ने तंज कसते हुए कहा। बस्ती की मीरा सस्ती, सरला चाची ने बुदबुदाया और खुद ही हंसने लगी और फिर शांत हो गई। अयान इन सब की बातें चुपचाप सुन रहा था। वो जानता था ऐसा ही रिएक्शन आने वाला है, लेकिन उसे इन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसे बुरा लग रहा था इस बात का कि जो परिवार थोड़ी देर पहले मीरा का रिश्ता लेने लिए खुशी खुशी जा रहा था, अब वो उसकी हैसियत देखकर ठहर गया था। अयान चुपचाप अपनी माँ की तरफ देख रहा था जिसे वो पढ़ पा रही थी। अयान की आंखें साफ कह रही थी कि वो मीरा के बगैर नहीं रह सकता है। मीरा ही इस घर की बहू और अयान की दुल्हन बनेगी, वीना ने सख्त लहजे में कहा। इनका लहजा ऐसा था कि अब इस फैसले के आगे और कोई कुछ नहीं कह सकता था। यूवी मिठाई पूरे हॉस्पिटल में बंटवा दो, मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है, वीना ने कहा और जाने लगी। पर अभी तो आप सिर्फ बात करने के लिए जा रही हैं, पीछे से यूवी ने कहा। आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो अरोड़ा ग्रुप के सीईओ का रिश्ता ठुकराए? वीना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक अहंकार था जिससे अयान डर रहा था। वो जानता था मीरा के मामा बहुत हो आदर्शवादी इंसान है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन इसके साथ अयान ये भी जानता था कि उसकी माँ ने अगर कहा है कि रिश्ता पक्का है तो मतलब पक्का है। इसलिए उसने एक सुकून की सांस ली और बेड पर सर टिकाते हुए आंखें मूंद ली, जिसमें उसे सिर्फ मीरा का चेहरा नजर आ रहा था। जब अयान और मीरा के रिश्ते की बात चल रही थी तो गेट के बाहर कोई फ्लावर बुकेज लिए एक लड़की अपने हाथों से उसे कुचल रही थी, जैसे उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट गई हों। मीरा को तो अयान ने पंकज और इस शादी से बचा लिया था, लेकिन मायरा उसका क्या, जो डीडी की हवेली के बाहर ब्लू जीन्स रेड कुर्ती पहने अपना बैग कंधे पर लिए खड़ी थी। उसके पैर डगमगा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाए या नहीं। यही सोचते सोचते अंधेरा हो चुका था। आसमान में काले बादल आ चुके थे। बारिश शुरू होने ही वाली थी, लेकिन मायरा का इरादा अब भी डगमगा रहा था। क्या होगा अब? क्या मायरा डीडी की हवेली चली जाएगी?
क्या अयान इसे रोकने आ पाएगा? क्या वीना मीरा के मामा जी को राजी कर पाएंगी? अगर हाँ तो कैसे, मर्जी से या ज़बरदस्ती से? गेट पर कौन खड़ा था? प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बड़ी हिम्मत देता है और आपको मिलते रहेंगे नए नए इमोशनल, रोमांटिक और थ्रिल से भरे एपिसोड। तो दिल से एक बार सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।